Hi students, this lesson is about natural vegetation and wildlife. What is natural vegetation? Natural vegetation means plants का इस जगह पर इस तरह से ग्रो करना जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी ना हो और वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल, वहाँ की कंडीशंस कुछ ऐसी हो कि खुद ब खुद प्लांट्स जो हैं, श्रब्स, ट्रीज, ग्रास, ये सब अपने आप उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ग्रो करें। उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इट इज अ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन अ रीजन विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अब ये नेचुरल वेजिटेशन कितनी तरह का हो सकता है? As it includes trees, shrub, grasses, so forest ले सकते हैं, ग्रासलैंड ले सकते हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन को समझाता है। It as it evolved naturally and it coexists in a specific environment. Now let's see how many types of forests are there. As the climatic conditions can be tropical or it can be temperate or it can be very cold, subtropical, mangrove, तो उसी के हिसाब से फॉरेस्ट भी होते हैं. They can be evergreen, they can be deciduous, they can be desert wala, they can be mountain wala, or they can be mangrove as well. So let's discuss one by one. और सारे के सारे फॉरेस्ट जो हैं वो उनकी जो कंडीशंस होती हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस हो, रेनफॉल हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है. So let's talk about evergreen forests. As you can see in the picture also, हर तरफ ग्रीनरी है, मतलब बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ती वाले ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं और बहुत डेंस होते हैं, ये बहुत घने फॉरेस्ट होते हैं. दे आर मल्टी लेयर्ड और यहाँ पे बहुत तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं बिकॉज ये वो जंगल है जहाँ पर क्लाइमेट बिल्कुल सही होता है किसी लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए. सो यहाँ रेनफॉल भी बहुत होती है, समवेयर अराउंड 200 सेंटीमीटर्स एनुअल रेनफॉल इज देयर. प्रॉपर सनलाइट है पर वो ग्राउंड तक नहीं आती है क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस है. मिट्टी ऐसी होती है कि चीजें जो फॉरेस्ट है वो प्लांट से बहुत अच्छी तरह से उग सकते हैं एंड दे आर. और ऐसे फॉरेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही एनिमल्स आपको मिलते हैं. Then let's talk of deciduous forest. Deciduous forest, they do have uh, broad leaves. As evergreen forest का जनरली पत्तियां झड़ती ही नहीं है, लेकिन deciduous forest में आप देखिएगा कि एक बार साल में इनकी पत्ती जरूर झड़ते हैं. समवेयर इन विंटर्स और पतझड़ के वक्त, जैसे आटम के सीजन में. यहाँ पर भी soil is good, diverse and abundant wildlife is there. मिट्टी बहुत अच्छी होती है और इन्वायरमेंट भी ऐसा होता है कि प्लांट्स को उगने में काफी सहायता मिलती है. वाइल्ड लाइफ भी अच्छा खासा होता है, मतलब यू कैन अगेन. बस फर्क इतना है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट बिल्कुल भी उनके पत्ते नहीं झड़ते हैं जनरली, इसलिए उनको एवरग्रीन बोलते हैं. डिडेशियस में साल में एक बार पत्ते झड़ते हैं. देन कम्स फॉरेस्ट ऑफ mountains. Say mountain forests are located at very high altitude. बहुत ऊपर होते हैं ये और क्योंकि ठंडा वेदर होता है, वेट क्लाइमेट होता है, कुछ खास तरह के पौधे या ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको समझ लीजिए रह सके. जैसे कि आप क्रिसमस में एक पर्टिकुलर ट्री देखते हैं, एक्समस ट्री, जिसको देखकर आपको पता लगेगा कि उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और उनका जो इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि उनका जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, नीचे की तरफ ढलान होती है उनमें, सो दैट अगर रेनफॉल या स्नोफॉल होती है तो वो स्ट्रेट अवे स्लाइड कर जाए, गिर जाए, सो दैट द प्लांट इज नॉट affected by the snowfall. तो तिरछी तिरछी होती हैं, ब्रॉड लीव्स नहीं होते हैं. और यहाँ स्पेसिफिक
ट्रीज ही पाए जाते हैं, इवन स्पेसिफिक एनिमल्स ही पाए जाते हैं जो इस ठंडी कंडीशन को सहन कर सके. Alright, you see the kind of trees are there and ठंडक सा एक धुआं सा एक fog सा आपको दिख रहा होगा. So this kind of forest is there in mountain. Tropical thorn forest ये वो एरिया है जहाँ पर डेजर्ट है, पानी है नहीं वहाँ, बहुत कम पानी है. और जो बुशी बुशी ट्रीज होते हैं यहाँ पर, थॉर्नी जहाँ पर कांटे हैं, उस तरह के ट्रीज होते हैं जैसे कि कैक्टस. इनकी खास बात ये होती है कि एक्चुअली जो कांटे होते हैं वो दरअसल लीफ होते हैं, और जो हमें लीफ जैसा दिखाई देता है वो एक्चुअली स्टेम होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज करिए अगर इनकी पत्तियां भी कुछ लंबी चौड़ी ऐसे होती तो क्या होता, ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होता. ट्रांसपायरेशन का मतलब है कि स्टोमेटा से पानी जो है वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में जाता. बट यहाँ तो वैसे भी देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, सो दीज प्लांट्स नीड टू रिटेन वाटर. वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो बॉडी के अंदर का पानी है, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर का पानी है, वो बाहर जाए ज्यादा, बिकॉज एज सच उनके पास पानी बहुत कम होता है. तो और रेनफॉल यहाँ पे बहुत ही कम होती है, ज़्यादा होती नहीं है. तो ऐसे ट्रीज जो हैं या ऐसे प्लांट्स जो हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि उनके पास जो पानी है उसे रिटेन करे, और इसलिए इनके जो स्टोमेटास होते हैं दे आर सनकन. सनकन मीन्स कि वो इतने जल्दी खुलते बंद होते नहीं है कि उनके बॉडी के अंदर से पानी बाहर जा सके. तो उनका लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कांटे की फॉर्म में हो जाता है. राइट. सो palms are there, then acacia is there, cacti, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो डेजर्ट के कंडीशंस में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं. एंड यू सी इनके अंदर के जो रूट्स हैं वो बहुत लंबी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, सो दैट यू नो somehow they can reach the underground water जितना भी वो जा सके. पानी की तो ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन उनको पानी देने वाला या उनकी कंडीशंस या सॉइल ऐसी नहीं होती, जो उनकी पानी की कमी को सडनली पूरा कर सके. तो नेचर ने उनको ऐसे ही अडैप्ट करके रखा है सो दैट दे आर एबल टू हैव सफिशिएंट वाटर फॉर देयर लाइफ. Then comes subtropical forest. Subtropical forests are also known as subtropical moist broadleaf forest. ये भी कुछ हद तक एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट ना ज़्यादा बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है. कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, माइल्ड विंटर्स विद हॉट ह्यूमिड समर्स, एंड दिस इज द रीजन जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के बीच में है. रेनफॉल होती है गुड इन गुड अमाउंट. सो यहाँ पर भी डाइवर्सिटी काफी हाई है, बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स आर देयर, वेराइटी is there, and many species you can find here, and somehow the plants and animals have good condition to live in. Next is mangrove forest. मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर ट्रीज के जो रूट्स हैं दे आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. आप देखिए इस फिगर के अंदर भी, इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो प्लांट्स के रूट्स वाला हिस्सा है वो पानी के अंदर है, राइट. सो what is their character is that they have got this unique adaptation of surviving in saline low oxygen conditions. अगर आप बे ऑफ बंगाल की तरफ देखें तो वहां पर सुंदरबंस हैं. तो सुंदरबंस आर मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पर जो सुंदरी ट्रीज है दे आर लाइक दिस. ऑलराइट. एंड इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये सेडिमेंट्स को जो अ, मतलब सेडिमेंट से मतलब है जो नदियां बहा कर लाती हैं या मिट्टी या कुछ मिनरल्स, वो ट्रैप करके रख सकते हैं. एंड दे आर ऑल्सो, यू कैन से दे आर द मैरीन स्पीशीज ऑफ ट्रीज, राइट. तो अगर हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखें यहाँ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है,
बट हाँ, यूनिक कंडीशंस में रहने वाले, जैसे क्योंकि पानी ही पानी है आसपास, सो यू कैन फाइंड घड़ियाल्स एंड वाटर एनिमल्स एंड crocodiles and all a lot. Even it was said कि जिस बे ऑफ बंगाल में जो सुंदरबंस है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी था, बट एज यू नो कि टाइगर की जो नस्लें हैं वो बहुत कम हो गई हैं, तो there might not be this Royal Bengal tiger you can see, but yeah, once definitely it was there. Now the question is why we should have forest. What is the importance of forest? फॉरेस्ट के बगैर तो वैसे भी हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, से वुड इज देयर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एंड वो इतने सारे हैं कि गिनना मुश्किल है। अबव ऑल फॉरेस्ट के जरिए अर्निंग का एक जरिया भी बनता है फॉर people, and various industries are also there which get support from forest. Not only that, forest help regulating climate also. जब प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन कंटेंट भी बहुत होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली कम हो जाती है और एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड नहीं होता। सो वेदर पैटर्न्स, ह्यूमिडिटी स्टेबलाइजेस द टेम्परेचर also. Forest also plays very significant role in water cycle, as I told you कि ट्रांसपायरेशन होता है, तो बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन तभी होगा जब प्लांट्स भी बहुत ज्यादा रहेंगे, तो जब ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा तो रेनफॉल भी ज्यादा होती है। नॉट ओनली दैट, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स फ्लड एंड डज फिल्टरिंग ऑफ वाटर। फिल्टरिंग ऑफ वाटर व्हाई? बिकॉज जब सॉइल अपनी जगह से हिलेगी नहीं, क्यों नहीं हिलेगी? क्योंकि ट्रीज जो है वो सॉइल को कस के पकड़ के रखते हैं, उसके पार्टिकल्स को, तो वो अपनी जगह से नहीं हिलते। और जब वो सॉइल पार्टिकल्स और रॉक्स जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तो क्या होगा? पानी जो है वहां से छन छन के पर्कुलेट होकर नीचे की तरफ जाता है, और ग्राउंड वाटर का जो बैलेंस है वो इस तरह से मेंटेन होता है। एंड वी नीड ग्राउंड वाटर अ लॉट। जब से आप देखोगे कि जितना पॉपुलेशन हमारे देश का बड़ा है, ग्राउंड वाटर का जो प्रॉब्लम है वो आने लगा है। अ, जो अर्बन जगह है, शहरी जगह है, वहां पर जब आप अ, खोदते हैं मिट्टी को, तो समरसेबल लगाने के लिए या पानी का ट्यूबवेल लगाने के लिए, तो पहले बहुत जल्दी पानी they used to get खुदाई में, but now they have to go quite deeper to dig it, and still they do not find water. उसका रीजन है कि ये जो पर्कुलेशन ऑफ वाटर है ये बहुत कम हो गया है, क्योंकि ड्रेन्स भी इंडिया के अंदर स्टैटिक नहीं है। ठीक है, जब चाहिए होती है रेन्स तब नहीं होती है, जब नहीं चाहिए होती है तो somehow हो भी जाती है। सो दिस इज an unbalancing of rain in India, दो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, तो क्यों है? बिकॉज once upon a time we always used to sustain on these rainfall only। तो यहाँ का जो environment है एग्रीकल्चर वाला वो भी इसी वजह से पनपा हुआ है। ओके, फॉरेस्ट आर also home of many plants and animal species। वो उनका घर है, तो इनके हैबिटेट को प्रोवाइड करने के लिए फॉरेस्ट का होना जरूरी है। As I said, it prevents soil erosion, it prevents soil nutrition, and improves the overall health of agriculture and our ecosystem। देन बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो फॉरेस्ट के अंदर ही काम करती हैं, और उनसे उनको अपना लाइवलीहुड मिलता है, और वो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस के जरिए ही अपने जीवन को चलाते हैं। तो इतने सारे जब बेनिफिट्स हैं, तो फॉरेस्ट का होना जरूरी माना जाता है। देन कम्स ग्रासलैंड। नाउ ग्रासलैंड्स are little different from forest,
यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ग्रासेस होती हैं, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, ट्रीज भी होते हैं बट कम होते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर ग्रास जो है वो मीटर्स लंबी होती है, 10-10, 12-12 मीटर, 8-8 मीटर लंबी होती है। रेनफॉल यहाँ बहुत कम होती है, बट इट इज नॉट वेरी ड्राई एज डेजर्ट, बट नॉट दैट इनफ वेट ऑल्सो, जो कि जिस तरह से फॉरेस्ट का एरिया ह्यूमिड वाला होता है उस तरह का भी नहीं होता, और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होता है। सो दीज आर कॉल्ड ग्रासलैंड्स। Again, grasslands can be tropical or temperate. Tropical grasslands are also called as savannas. ये hot temperature में ज़्यादा होते हैं। जैसे कि कभी सर्दी आई या मानसून आया, कभी गर्मी आई, तो ये डिपेंड करता है। मतलब इस तरह के एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा पनपते हैं जहाँ पर वेट एंड कोल्ड कंडीशंस साथ में हैं। और टेम्परेट ग्रासलैंड्स like prairies or steppes, they experience more of seasonal changes. जैसे कि गर्मी है तो काफी गर्मी है, ठंडी है तो काफी ठंडी है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस को ये लोग, ये मतलब ग्रासलैंड्स जो है वो फेस करते हैं। ऐसी जगह पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, और सवाना जो है वहां पर इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस जो है वो नहीं चाहिए होती। Now, when we come to wildlife, again, conservation of wildlife is even important, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में तो बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। अगर किसी भी वजह से मे बी एनी रीजन, अगर चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, अगर वो किसी भी रीजन से एक्सटिंक्ट हो जाता है या इंडेंजर्ड हो जाता है कोई स्पीशीज, तो ओवरऑल इकोसिस्टम पे उसका बहुत असर पड़ता है। सो इवन वाइल्ड लाइफ शुड बी कंजर्व्ड, because we should protect their habitats, we should prevent exploitations। ये जो पोचिंग होती है या फिर शिकार करना होता है, इसको रोकना चाहिए, सो दैट यू नो जो स्पीशीज हैं एनिमल्स के वो भी बरकरार रहें। वो कोई ऐसा ना हो जो एंडेंजर्ड हो, जिसकी जिंदगी खतरे में पड़ी हो और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो खत्म हो जाए। सपोज करिए कि अगर टाइगर्स नहीं है, राइट, तो मतलब कार्निवोरस नहीं है, तो व्हाट विल हैपन इज हर्बीवोर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं है। और अगर हर्बीवोर बढ़ जाए तो प्लांट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि हर्बीवोर जरूरत से ज्यादा है। सो इट विल बी अ टोटल डिसबैलेंसिंग इन द इकोसिस्टम। ओके, सो दैट्स हाउ ये जरूरी बन जाता है कि वाइल्ड लाइफ को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि क्यों फॉरेस्ट या क्यों एनिमल्स भी उतने ही जरूरी हैं। सो गवर्नमेंट हैज डन व्हाट, they have started establishing national parks to protect these areas जहाँ पर एनिमल्स या फॉरेस्ट हैं, सो दैट यू नो एक नेचुरल एनवायरनमेंट, एक नेचुरल इकोसिस्टम जो है वाइल्ड लाइफ क्रिएट किया जा सके। और वहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि लकड़ी काटना हो गया या वटेवर, उसको वो मनाही होती है। हंटिंग मनाही होती है, डिफोरेस्टेशन मनाही होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते वहां पर, सो दैट एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो बिल्कुल सही रह सके। सो देर आर मेनी मेनी नेशनल पार्क्स इन आवर कंट्री, और फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, उनको पता होता है कि कितने एनिमल्स हैं वहाँ, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई डिजीज तो नहीं है। सो ऑल दोज यू नो दे टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर area, but that area is all forest like, natural environment होता है वहाँ पे, ह्यूमन environment या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होती उस environment पे। Now that then comes bird sanctuaries. Bird sanctuaries are protected areas specially designed for preserving bird population। से बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। सपोज कोई बर्ड है जिसको हमेशा के लिए ठंडी ही पसंद है, या उसका हैबिटेट ठंड है, तो मतलब कूल एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट पे रहती है, तो जब उस देश में गर्मी होगी तो दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, सो व्हाट विल दे डू, दे विल माइग्रेट टू अदर कंट्री जहाँ पर अभी ठंड है। तो
माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो वहाँ आती हैं और उतना टाइम रहती हैं जब तक कि उनको ये लगता है कि यहाँ समझ नहीं हो गई, तब तक वो अपने 2, 4, 5, 6 महीने जितना भी रहना है वो वहाँ रहती हैं। और साथ में बर्ड सेंचुरीज का फ़ायदा ये है कि इट्स अ शेल्टर फॉर बर्ड्स एट द सेम टाइम। कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ अगर है या फिर कुछ ऐसा जिसका स्पीशीज़ खत्म होता जा रहा है, तो एक्सटिंक्ट होने वाला है किसी वजह से, तो उसको लुक आफ्टर किया जा सकता है। लाइक एज़ आई सेड कि अगर कोई भी कड़ी टूट जाती है, तो डेफ़िनिटली उसका जो प्रॉब्लम है वो सबको अफ़ेक्ट करता है। So what are endangered species? Endangered species in plants and animals या कोई भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ले लो, जब उनके जिंदगी में हाई रिस्क आने लगता है और उस रिस्क को वो झेल नहीं सकते, राइट? चाहे वो क्लाइमेट का रिस्क हो, चाहे वो पोचिंग हो, चाहे वो कोई भी चेंजेस आए उनके लाइफ में, और अगर वो नहीं उसको झेल पा रहे हैं, तो बहुत हद तक इन स्पीशीज के आसपास एक डेंजर आता है। दैट मीन्स कि दे माइट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, राइट? सो व्हाट विल हैपन? अगर वो डिसअपियर हो जाते हैं तो उनकी प्रेजेंस की वजह से जो फायदे थे पूरे इकोसिस्टम को वो भी खत्म हो जाते हैं। सो वन शुड ट्राई दैट स्पीशीज जो हैं वो एनिमल्स की हो प्लांट्स की हो, वन शुड ट्राई टू रिटेन देम। देन कम्स एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो अब अर्थ के ऊपर हैं ही नहीं, एंड दे हैव यू नो मे बी उनके साथ भी रीजन यही हुआ होगा कि शायद एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पाए, या कोई ह्यूमन एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो वो बिल्कुल नहीं है, तो जैसे डायनासोर बिल्कुल नहीं है। सो दैट्स हाउ, या टाइगर को कहें तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रहा है, क्योंकि गिनती के टाइगर्स या लायंस जो है वो हैं। इवन क्रोकोडाइल्स भी ऐसे हैं, राइनो हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जिनकी गिनती जो है वो बहुत कम हो गई है। सो गवर्नमेंट इज trying to protect them so that they might not get extinct through it. Any questions, please comment or get back to the website. Thank you so much.